Good morning class. Today I will discuss the next video for the consumer protections chapter. अभी तक हमारी 2 वीडियो बन चुकी हैं, आज हमारी तीसरी वीडियो चलेगी। कंज्यूमर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? तो कंज्यूमर की रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए देखिए क्या है कि एक कंज्यूमर शुड फुलफिल द फ्लोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करता है वाइल परचेजिंग, यूजिंग एंड कंज्यूमिंग गुड्स। ठीक है ना, जब वो क्या करता है, परचेज करता है, यूज़ करता है और उसको कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। एक कंज्यूमर शुड बी अवेयर, एक कंज्यूमर्स को अवेयर होना चाहिए अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में अवेलेबल इन द मार्केट्स, जो मार्केट के अंदर है, सो दैट ही कैन मेक ए वाइज चॉइस बाय द कंपेयरिंग देयर फीचर्स एंड प्राइजेस। ठीक है ना, उसके कंपेयर करना जानना चाहिए उसको कि उसके अंदर फीचर्स क्या है, उसके प्राइस में क्या अंतर है। ठीक है ना, ये कंज्यूमर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पहला पॉइंट हुआ। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है कि एक कंज्यूमर मस्ट ऑलवेज, ठीक है ना, जब एक कस्टमर जो है, एक कंज्यूमर जो है हमेशा बाय करता है किसी भी गुड को, तो वो स्टैंडर्डाइज गुड्स को खरीदे एज दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस। सबसे पहले वो क्वालिटी को प्राथमिकता दे। 10 लुक फॉर ISI मार्क, यानी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदता है तो ISI मार्क को देखना चाहिए, या यदि वो फूड गुड्स को प्रोडक्शन करता है तो FPO का मार्क्स उसको फाइंड आउट करना चाहिए, या कोई ज्वेलरी वगैरह खरीद रहे हैं तो ज्वेलरी पे आपका हॉल मार्क का साइन होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये भी उसको देख लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है, ए कंज्यूमर मस्ट लर्न अबाउट द वेरियस रिस्क एसोसिएटेड with the use and maintenance of goods. It must follow the manufacturing instruction carefully. एक consumer must read the लेबल केयरफुली। ठीक है ना, एक कंज्यूमर्स को जो है उसके ऊपर लेबल सावधानी पूर्वक देखना चाहिए, सो एज टू हैव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइस क्वालिटी। ठीक है ना, प्राइस की क्वांटिटी और उसकी इन्फॉर्मेशन उसको पूरी तरीके से होना चाहिए। इनग्रेडिंग यूजेज कैसे करें, कंटेंट्स क्या है, उसकी एक्सपायर डेट्स क्या है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर्स को पता होनी चाहिए। ये उसका दायित्व है कि जब वो गुड्स को खरीदे तो इन सब चीज़ों को पहले देख ले। इसके बाद एक कंज्यूमर मस्ट एंश्योर दैट ही गेट ए फेयर डील, मतलब बिल्कुल साफ, ये नहीं कि भाई ठीक है भैया इतना रुपये मैं दे दूंगा, नहीं भैया मैं 20 रुपये दूंगा इस कमोडिटी के तो आपको 20 रुपये। वो डील बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, क्या कह रहा है कि कंज्यूमर शुड बी ऑनेस्ट इन द डीलिंग, चूज लीगल गुड्स एंड डिस्कवरेज अनक्रैपलेस प्रैक्टिस ना हो, कहीं भी कोई ब्लैक मार्केटिंग ना कर रहा हो, कोई भाई किसी दूसरे से माल ला के अपने आप बेच रहा है तो ठीक है ना, होर्डिंग्स के अकॉर्डिंग ना हो, गलत एडवर्टाइजमेंट्स ना कर रहा हो, ये भी सब चीज़ें आपको फाइंड आउट होना चाहिए। उसके बाद एक कंज्यूमर शुड ऑलवेज आस्क फॉर ए कैश मेमो। ठीक है, हमेशा उसको कैश मेमो लेना चाहिए, चाहे वो नगद खरीद रहा हो चाहे वो उधार, एज इट इज़ द प्रूफ ऑफ द परचेज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये परचेज का एक क्या होता है, प्रूफ होता है जो चाहिए एट द टाइम ऑफ टेकिंग एनी एक्शन, किसी एक्शन को लेने के लिए, अगेंस्ट ए फ्रॉडलेंट यानी धोखाधड़ी सेलर या मैन्युफैक्चरिंग। ए कंज्यूमर मस्ट फाइल ए कंप्लेंट, ए कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है इन केस ऑफ एनी शॉर्ट कमिंग, उसके साथ कोई जो बात कही थी वो ना हुई हो। ठीक है ना, जो शॉर्ट कमिंग गुड्स या सर्विसेज अवेल्ड नहीं मिला हो, जिस गुड्स की बात कर रहा था वो गुड्स उसको ना अवेलेबल हुआ। और लास्ट पॉइंट है इसका कि एक कंज्यूमर शुड टेक इनिशिएटिव टू फॉर्म द कंज्यूमर सोसाइटीज़ दैट टेक एक्टिव पार्ट इन द एजुकेटिंग कस्टमर्स, यानी कंज्यूमर्स को शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा का उसको उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। एंड सेफ गार्ड, अपने आप को सेफ रखना चाहिए। इंटरेस्ट, अ कस्टमर शुड रेस्पेक्ट द एनवायरनमेंट एंड अबाउट क्रिएटिंग पोल्यूशंस, जो ये पोल्यूशंस हो रहा है उसको यहाँ से हटा देना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मीनिंग ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, हु बाय एंड गुड्स फॉर द अवेलेबल एनी सर्विस फॉर द कंसिडरेशन विच हैज़ बीन पेड एंड प्रोमिस्ड, या पार्टली पेड एंड पार्टली प्रोमिस्ड अंडर एन स्कीम ऑफ द डिफर्ड पेमेंट्स। यानी कंज्यूमर कौन होता है, पर्सन हु बाय द कमोडिटीज अ फाइनली यूज्ड ऑफ ए प्रोडक्ट। दिस टर्म इंक्लूड एनी अदर यूजेज ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड, भाई मैंने वो गुड्स उपयोग के लिए मंगाया तो मैं उसको यूज करूँगा, अप्रूवल द बायर्स। द टर्म्स कंज्यूमर बिहेवियर डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन, एक कंज्यूमर्स के अंदर एक ऐसा पर्सन इंक्लूड नहीं होता है हु ऑब्टेन सच गुड्स फॉर रीसेल, यानी एक गुड्स को उसने लिया और किसके लिए लिया, बेटा रीसेल के लिया है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कंज्यूमर्स में नहीं डालते। दीज आर द कस्टमर, ठीक है ना, वो कस्टमर हो सकता है फॉर एनी कमर्शियल पर्पज़, किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए। हु कैन फाइल ए कंप्लेंट, कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्लेन को कौन फाइल कर सकता है,
तो ए फ्लोइंग कैन फाइल ए कंप्लेंट अंडर द एक्ट, ठीक है ना। ए कंज्यूमर्स, पहली बात तो ये है कि एक कंज्यूमर कर सकता है। एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हो। द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी स्टेट गवर्नमेंट, यानी कोई भी केंद्र सरकार, कोई भी राज्य सरकार फाइल कंप्लेंट कर सकती है। ए लीगल हेयर या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ड्रेड्स कंज्यूमर्स, ये भी एक कंप्लेंट फायर कर सकता है अगेंस्ट होम ए कंप्लेंट कैन बी फिल्ड, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, फिल्ड कर सकते हैं। ए कंप्लेंट कैन बी फिल्ड अगेंस्ट सेलर मैन्युफैक्चरिंग या डीलर ऑफ गुड्स हुज गुड्स आर डिफेक्टिव, यदि वो गुड्स क्या हो, डिफेक्टिव हो, उसमें कोई दिक्कत आ रही हो, तो तब हम उसको कर सकते हैं। इट कैन बी फिल्ड अगेंस्ट द प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना। एक सर्विस प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग अगेंस्ट हम फिल्ड कर सकते हैं इफ़ दे आर डेफिशिएंट इन एनी मैनर्स, यदि उसने किसी भी तरीके से उसमें कोई कमी की है। रेडर्सल एजेंसीज, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो रेडर्सल एजेंसीज, निवारण की कितनी एजेंसियां होती हैं ये बताया गया है। तो हम 3 तरीके से निवारण करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। फॉर द रेडर्सल ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है ना, कंज्यूमर्स के रेडर्सल्स के अकॉर्डिंग ग्रीवेंस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2013 में प्रोवाइड द सेलिंग अप ऑफ ए 3 टीयर्स, यानी 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 3 टीयर्स के अकॉर्डिंग मशीनरी एट अ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। दीज एजेंसीज आर, 3 तरह की एजेंसीज होती हैं हमारे यहाँ। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल में, सेकेंड लेवल पे स्टेट लेवल में, और तीसरे लेवल पे आता है हमारा नेशनल लेवल पे। यानी हमारे यहाँ 3 तरीके से जो एजेंसीज होती हैं, रेडर्सल एजेंसीज कंज्यूमर प्रोटेक्शंस के लिए, वो 3 तरह की है। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, दूसरा स्टेट कमीशन, और तीसरा नेशनल कमीशन है, ठीक है ना। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। वैसे हो सकता है कि आज हम यहाँ पे डिस्कशन कर लें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कंपनीज कमीशंस होता है वो कहाँ बैठता है, कैसे, कितने मेंबर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो राज्य सरकार होती है, उसको रिक्वायर्ड होती है कि वो प्रत्येक ज़िले के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन को स्थापित कर दे। पहली बात, अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन रिसीव कंज्यूमर्स कंप्लेंट्स, डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो होता है कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स को रिसीव करता है। वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कंपनसेशन क्लेम डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, जिसकी 1 लाख से 1 करोड़ से ज़्यादा सीमा नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 करोड़ तक की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे उसका सॉल्यूशंस कर सकते हैं। ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट द डिस्ट्रिक्ट कमीशंस सेल रेफर्स द कंप्लेंट टू द अपोजिट पार्टी, ठीक है ना, कंसर्न एंड सेंड द सैंपल ऑफ गुड्स फॉर टेस्टिंग इन ए लेबोरेटरी, ठीक है ना। वो उसकी कंप्लेंट्स को लिखेगा, उस सैंपल्स के, उस गुड्स के सैंपल्स को टेस्टिंग के लिए लैबोरेटरीज़ में भेजेगा। यदि प्रॉब्लम्स होगी तो वो 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट कमीशंस पर, ठीक है ना। उसके बाद स्टेट कमीशन आता है। तो स्टेट कमीशंस में हम क्या करेंगे, देखिए, स्टेट कमीशन इज़ अ सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसको स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है स्टेट कमीशन को, एंड इट्स जस्टिफिकेशन, न्याय मिलता है, इज रेस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंधित है इस पर, टू द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट कंसर्न। यानी एक स्टेट, मान ली यूपी का है तो यूपी के अंदर ही स्टेट कमीशन होगा और वो यूपी की ही प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगा, ठीक है ना। ओनली दोज कंप्लेंट कैन बी फिल्ड, इस पर वो कंप्लेंट फिल की जा सकती है वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन 1 करोड़, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा की होनी चाहिए, और नॉट मोर देन 10 करोड़, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि 1 करोड़ से लेके और 10 करोड़ तक, ठीक है, कहाँ हम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, स्टेट कमीशन पर, और 1 करोड़ तक कहाँ का सॉर्ट आउट करेंगे, तो ध्यान रखना ये होगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन पर। उसके बाद
द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन आल्सो बी फिल्ड बिफोर द स्टेट कमीशन विद इन 45 डेज पासिंग, यानी 45 दिन पास हो जाने चाहिए उस ऑर्डर के, तो तब आप क्या करोगे, स्टेट कमीशन पर उसको दायर कर सकते हैं। उसके बाद नेशनल कमीशन आता है, तो नेशनल कमीशन जो होता है सेटअप किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल कमीशन को सेटअप किया जाता है, और इसके अंदर सभी कंप्लेंट्स गुड्स एंड सर्विसेज की होती हैं जो मोर देन किससे हो, 10 करोड़ से ज़्यादा हो, कैन बी फिल्ड। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशंस कैन आल्सो बी फिल्ड बिफोर द नेशनल कमीशन विद इन द 30 डेज ऑफ पासिंग इन द ऑर्डर, यानी स्टेट कमीशन में वो ऑर्डर 30 दिन पास कर चुका हो, और पास करने के बाद उसको यदि स्टेट कमीशन में वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है तो उसको नेशनल कमीशन पे भेज दिया जाता है। एन ऑर्डर पास्ड बाय द नेशनल कमीशन इज़ एप्लीकेबल, यानी वो जो नेशनल लेवल पर कमीशन पर भेजा गया है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ सच ऑर्डर्स, यानी 30 दिन के अंदर अंदर यदि नेशनल कमीशन पर भी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है तो आप इसको कहाँ भेज सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस प्रॉब्लम्स को सेंड कर सकते हैं। थैंक यू क्लासेस, बेस्ट ऑफ लक।